एक ऐसी अब्सर्ड सिचुएशन इमेजिन की जा सकती है जहां एक फॉरेन ग्रोसरी स्टोर चेन ने किसी शहर में सिर्फ दुकान नहीं खोली है, बल्कि स्लोली और एक्सीडेंटली पूरी लोकल गवर्नमेंट, पुलिस फोर्स और मिलिट्री को टेक ओवर कर लिया है। हाँ, ये सुनने में तो किसी मूवी का प्लॉट लगता है। राइट। पर आज की इस गहरी एनालिसिस में हम जिन हिस्टोरिकल सोर्सेस को अनपैक कर रहे हैं, उनमें एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन जॉन सीली का एक एग्जैक्ट ऐसा ही क्लेम मिलता है। उनका कहना था कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज डन ब्लाइंडली, अनइंटेंशनली एंड एक्सीडेंटली। आई मीन ब्लाइंडली और एक्सीडेंटली। वही तो, यानी एक पूरा सब कॉन्टिनेंट बिना किसी ग्रैंड प्लान के बस गलती से जीत लिया गया। ऐसे कैसे कोई पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक्सीडेंटली जीत सकता है? ये तो वैसा ही साउंड करता है जैसे कोई कहे कि उसने एक्सीडेंटली एक फॉर्च्यून 500 कंपनी एक्वायर कर ली हो। देखो, जॉन सीले का ये स्टेटमेंट दरअसल उस क्लासिक एक्सीडेंटल वर्सेस इंटेंशनल डिबेट का कोर है जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा उठती है। अगर अर्ली ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स को डीपली एनालाइज किया जाए तो उनका प्राइमरी मोटिव क्लियरली सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। तो मतलब शुरू में कोई इंपीरियल प्लान नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती कंपनी ऑफिशियल्स किसी भी तरह के लोकल पॉलिटिकल टर्मोइल में पड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वॉर्स उनके ट्रेड मार्जिन्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव होती थी। उनका फोकस सिर्फ अपने फैक्ट्रीज और ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना था। राइट। बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है लॉस। एग्जैक्टली। लेकिन इंडिया की फैक्शनल पॉलिटिक्स उस वक्त इतनी वॉलेटाइल थी कि सर्वाइव करने और अपने बिजनेस राइवल्स को हराने के लिए उन्हें एक लोकल रूलर को दूसरे के खिलाफ पिट करना पड़ा, और इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते उन्होंने स्लोली टेरिटरी एक्वायर करनी शुरू कर दी। वेट, तो क्या इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सेंचुरी भर का सब्जुगेशन सिर्फ एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस का नतीजा था? अगर इंटेंट नहीं था तो एक इतनी मैसिव स्टैंडिंग आर्मी और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अचानक से कैसे खड़ा हो गया? सिर्फ सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना थोड़ा नाइव लगता है। सही पकड़ा, और वही शिफ्ट है जो समझना सबसे जरूरी है। अर्ली ऑफिशियल्स भले ही सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हों, पर एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स इंडिया आए, उनका क्लियर और डेलिब्रेट डिजायर था एक एम्पायर एस्टैब्लिश करने का। और ट्रेड से जो इमेंस ग्लोबल प्रॉफिट्स आ रहे थे, उन्होंने शायद इस इंपीरियल एम्बिशन को फंड किया होगा। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन यही है। हम एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के एग्जैक्ट मैकेनिक्स को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक ट्रेडिंग कंपनी एक एब्सोल्यूट सॉवरेन पावर बनने तक कैसे पहुंची, उस विनिंग प्लेबुक को हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं। यानी उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी से लेकर उनके ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स तक सब कुछ। हाँ, अगर उस सक्सेस फॉर्मूला की बात करें तो पहले ये फिगर आउट करना होगा कि आखिर इस फॉरेन कंपनी के पास ऐसी कौन सी इनहेरेंट एडवांटेज थी जो उन्हें इंडियन रूलर्स से इतना आगे रख रही थी। इन सोर्सेज में कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस को डीपली डिटेल किया गया है। पहला रीजन तो काफी ऑब्वियस लगता है, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी। टेक्स्ट कहता है कि ब्रिटिश के पास सुपीरियर आर्म्स थे। उनके मस्केट्स और कैनन्स स्पीड और रेंज में लोकल वेपन से अनमैचेबल थे। हाँ, आर्म्स एक बड़ा फैक्टर थे। पर एक प्योरली लॉजिकल लेंस से देखा जाए तो सिर्फ बंदूक अच्छी होने से कोई पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कब्जा नहीं कर सकता। उन वेपन्स को यूज करने वालों का सिस्टम कैसा था, आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता होगा। और वही सिस्टम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। टेक्स्ट में सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, स्पेशली रेगुलर सैलरी और स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन पर। इंडियन रूलर्स का सिस्टम कैसा था उस वक्त? उन दिनों इंडियन रूलर्स का सिस्टम एसेंशियली मर्सनरी एलिमेंट्स पर टिका हुआ था। उनकी आर्मीज तभी तक वफादार होती थी जब तक उन्हें टाइम पर पैसा मिलता था। पर क्योंकि इंडियन इकोनॉमी और टैक्स कलेक्शन उस वक्त काफी फ्रैक्चर था, रूलर्स अक्सर सैलरी डिले कर देते थे। ओह, तो महीनों तक ट्रूप्स को पैसा ही नहीं मिलता था? एग्जैक्टली। जब महीनों तक पैसा नहीं आता था तो ये मर्सिनरी ट्रूप्स या तो रिबेल कर देते थे या फिर वॉर के बीच में एनिमी कैंप ज्वाइन कर लेते थे। इसके ठीक ऑपोजिट ब्रिटिश आर्मी के पास एक स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन था। उनकी सैलरी कभी नहीं रुकती थी, जिसके चलते लॉयल्टी हमेशा बनी रहती थी। लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था कि वो हमेशा टाइम पर पे कर सकें, जबकि खुद लोकल नवाब्स और किंग स्ट्रगल कर रहे थे? यहाँ है सपोज उनकी ग्लोबल रीच पिक्चर में आती है। उनका इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो सिर्फ लोकल टैक्स कलेक्शन पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं थे। हाँ, और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने एक और मैसिव एडवांटेज क्रिएट किया जिसे टेक्स्ट सिविल डिसिप्लिन कहते हैं।
उनका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड था, एक प्रॉपर फेयर सिलेक्शन सिस्टम था जहां ऑफिसर्स को उनकी स्किल और रिलायबिलिटी के बेसिस पर चुना जाता था। जबकि इंडियन साइड पर नेपोटिज्म रूल कर रहा था। बिल्कुल, इंडियन साइड पर एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट ज्यादातर कास्ट, क्लैन या पर्सनल रिलेशंस पर बेस्ड होता था। इस नेपोटिज्म का डायरेक्ट नतीजा ये था कि लीडरशिप पोजीशंस पर इनकम्पीटेंट लोग आ जाते थे, जो बेसिकली अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फैक्शनलिज्म को प्रमोट करते थे, राइट? हाँ। दूसरी तरफ ब्रिटिश मेरिटोक्रेसी ने उन्हें ब्रिलियंट लीडर्स की एक लॉन्ग लिस्ट दी। टेक्स्ट डायरेक्टली सेकंड लाइन लीडर्स का जिक्र करता है, जैसे क्लाइव, मनरो, एल्फिंस्टोन, वेल्सली। सही कहा। इनके पास एक वेल ट्रेन्ड बैकअप हमेशा रेडी रहता था। अगर एक टॉप जनरल वॉर में मारा गया तो उसका सेकेंड इन कमांड तुरंत सीमलेसली टेक ओवर कर लेता था। इंडियन साइड पर हैदर अली, टीपू सुल्तान या महाधोराव सिंधिया जैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंट लीडर्स जरूर थे, पर उनकी मौत के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, क्योंकि कोई ट्रेंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती ही नहीं थी। ये पॉइंट्स मेरिट और स्ट्रैटेजी को तो कवर करते हैं, पर एक और फैक्टर है जो टेक्स्ट में काफी डीपली एक्सप्लोर किया गया है, और वो है नेशनलिस्ट प्राइड। यस, ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। मुझे तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएटर लगता है। एक आम ब्रिटिश क्लर्क या सोल्जर जो लंदन से हजारों मील दूर पोस्ट किया गया था, वो एक नेशनल ग्लोरी और मटेरियल एडवांसमेंट के यूनिफाइड सेंस से मोटिवेटेड था। उन्हें एक्चुअली लगता था कि वो अपने फ्लैग और अपनी कंट्री के लिए एक बड़ा मिशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यहाँ इंडियन कैंप में एक यूनाइटेड इंडिया की कॉन्शियसनेस कंप्लीटली मिसिंग थी। अलग अलग रूलर्स अपने ही पड़ोसी राज्यों के खिलाफ कंटिन्यूअली प्लॉट कर रहे थे। ये डिफरेंस साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर एक कैनियन के बराबर था। एक तरफ यूनिफाइड पर्पस था और दूसरी तरफ डीपली डिवाइडेड लॉयल्टीज। एग्जैक्टली। और इसी वेल ऑयल्ड, मोटिवेटेड और वेल फंडेड मशीनरी को उन्होंने पहली बार जिस स्केल पर टेस्ट किया वो था बंगाल, जो उस वक्त मुगल एम्पायर का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था। आज का बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सब इसमें आते थे। बंगाल का एक्सपोर्ट यूरोप के लिए इकोनॉमिकली इतना वैल्यूएबल था कि इस एक प्रोविंस का कंट्रोल पूरे सबकॉन्टिनेंट का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर सकता था। सही बात है। लेकिन इस पावर स्ट्रगल का इमीडिएट कैटलिस्ट कोई ग्रैंड वॉर नहीं, बल्कि एक ट्रेड परमिशन का मिसयूज था। द दस्तक, राइट? हाँ। ये दस्तक एग्जैक्टली क्या थे? टेक्स्ट के मुताबिक ये इफेक्टिवली फ्री ट्रेड पासेस थे जो मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके ऑफिशियल गुड्स के लिए इशू किए थे ताकि वो टैक्स फ्री एक्सपोर्ट कर सकें। पर वही बात है, ग्रीड ने अपना रोल प्ले किया। कंपनी के ऑफिशियल्स ने इन पासेस का अग्रेसिवली मिसयूज करना शुरू कर दिया। वो अपने पर्सनल प्राइवेट ट्रेड को इन पासेस के थ्रू निकालते थे। उससे भी ज्यादा डैमेजिंग ये था कि वो इन फ्री पासेस को लोकल इंडियन मर्चेंट्स को इलीगली बेचने लगे, एक छोटा सा कमीशन लेकर। और यही लूप समझना जरूरी है। जब लोकल मर्चेंट्स भी कंपनी के दस्तक यूज करके टैक्स एवेड करने लगे, तो नवाब सिराजुद्दौला की एंटायर टैक्स मशीनरी कंप्लीटली बाईपास हो गई। उनकी ट्रेजरी खाली होने लगी। ये सीधा सीधा एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट करने जैसा था, जिसने नवाब की सॉवरन अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज किया। बिल्कुल। इस क्लैश का इनेविटेबल रिजल्ट था 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्लासी एक्चुअली ग्राउंड पर लड़ी ही नहीं गई थी। वेट, लड़ी नहीं गई थी तो जीते कैसे? ये एक ट्रेचरी और कॉन्स्पिरेसी का मास्टर क्लास था। ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला के अपनी ही आर्मी के कमांडर मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट अलायंस एस्टैब्लिश कर लिया था। ओह वाओ, तो एसेंशियली पहले कैनन फायर होने से पहले ही बैटल का आउटकम खरीद लिया गया था। सही कहा। अगर प्लासी मिलिट्री जीत नहीं थी बल्कि सिर्फ एक पॉलिटिकल धोखा था, तो उन्होंने एक्चुअली अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी कब एस्टैब्लिश की? टेक्स्ट क्लियर करता है कि वो रियल गेम चेंजर मोमेंट 1764 की बैटल ऑफ बक्सर थी। बक्सर में धोखा नहीं बल्कि डायरेक्ट कॉम्बैट हुआ था, राइट? एग्जैक्टली। वहां ब्रिटिश फोर्सेस ने मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध यानी शुजाउद्दौला और प्रैक्टिकली मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड की कंबाइंड आर्मीज को मिलिटरीली क्रश कर दिया। बक्सर के बाद उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला नॉर्दर्न इंडिया में कोई बचा ही नहीं था। एक पूरी कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। और इसके बाद क्या हुआ? बक्सर की विक्ट्री के तुरंत बाद आती है 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का रूप बदल दिया। इसके थ्रू ब्रिटिश को
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स मतलब अब लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली कंपनी कलेक्ट करेगी? हाँ, और साथ ही निजामत फंक्शंस यानी पुलिस और जुडिशियल कंट्रोल पर भी उनका होल्ड हो गया। इस अरेंजमेंट ने जन्म दिया इन फेमस ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को, जो 1765 से 1772 तक चला। ये ड्यूअल गवर्नमेंट पढ़कर एक बेहद डिसफंक्शनल कॉर्पोरेट सेटअप की याद आती है। ये कुछ ऐसा था कि कंपनी के पास टेरिटरी का सारा पैसा और एब्सोल्यूट पावर थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर की 1% भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और नवाब का क्या हाल था? नवाब के पास कानून और व्यवस्था संभालने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर उस काम को फंड करने के लिए कोई पावर या पैसा नहीं था। एक विविड एनालॉजी यूज की जाए तो ये ठीक वैसा था जैसे क्रेडिट कार्ड ब्रिटिश का चल रहा हो, पर महीने के आखिर में बिल भरने की जिम्मेदारी नवाब पर डाल दी गई हो। ये एनालॉजी बहुत एक्यूरेट है। उस क्रेडिट कार्ड एनालॉजी को अगर हिस्टोरिकली अप्लाई किया जाए तो एसेंशियली लिमिट क्रॉस होने के बाद कंपनी ने पब्लिक वेलफेयर का बिल भरने से फ्लैट आउट रिफ्यूज कर दिया। तो ग्राउंड रियलिटी पर इसका असर कैसा था? टेक्स्ट तो कहता है कि ये डिजास्ट्रस था। कंप्लीटली डिजास्ट्रस। बंगाल की पूरी आबादी एक सिवियर एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का शिकार हो गई, क्योंकि ना कंपनी और ना नवाब लोगों की तरफ ध्यान दे रहे थे। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो इस सिस्टम ने बंगाल की पूरी ट्रेजरी उनके लिए एक बैंक अकाउंट में बदल दिया। एक अनलिमिटेड बैंक अकाउंट। हाँ, और इस मैसिव कैपिटल इंजेक्शन के बाद अब उनके पास वो बैंकरोल था जिससे वो इंडिया की बाकी सबसे डेंजरस मिलिट्री पावर्स को टैकल कर सकते थे। ये लॉजिकल प्रोग्रेशन काफी क्लियर है। बंगाल से पैसा मिला, पर उस पैसे का यूज उन हैवीवेट्स को एलिमिनेट करने के लिए करना था जिनके पास मॉडर्न मिलिट्रीज और एक्चुअल सॉवरेनिटी थी। इस चेन में अगला बड़ा टारगेट मैसूर था। राइट। मैसूर के सीन में 2 फिगर्स डोमिनेट करते हैं, हैदर अली और टिपू सुल्तान। सोर्स मटेरियल में टीपू सुल्तान एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्राडिक्शन की तरह प्रेजेंट किए गए हैं। एक तरफ वो रॉकेट टेक्नोलॉजी के पायनियर थे, उन्होंने ओपनली फ्रेंच अलायंस एम्ब्रेस किया, अपने कैपिटल में जैकोबिन क्लब सेटअप करके खुद को सिटीजन टीपू कहलाया और एक मॉडर्न नेवी डेवलप करने की कोशिश की। पर दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स उन्हें एक बिगॉट की तरह देखते हैं जिसने माइनॉरिटी पॉपुलेशंस पर अट्रॉसिटीज की। हालांकि उसी टेक्स्ट में ये भी नोटेड है कि उन्होंने श्रृंगेरी के हिंदू टेम्पल को प्रोटेक्ट किया और शारदा आइडल इंस्टॉल करने के लिए फंड्स भी दिए। इन फिगर्स को एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट लेंस से देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उनका इंटरनल गवर्नेंस चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स या डिबेटेड हो, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। उन्हें न्यूआंसेस से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ टिपू की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से डर था। क्योंकि वो फ्रेंच के बहुत क्लोज थे। एग्जैक्टली। टिपू सुल्तान की डायरेक्टली फ्रेंच के साथ क्लोजनेस और मॉडर्न यूरोपियन स्टाइल मिलिट्री बिल्ड करने की एबिलिटी ने उन्हें एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना दिया था। यही वजह है कि कंपनी को उन्हें हराने के लिए 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़नी पड़ी। 4 वॉर्स, वाओ। हाँ, जब लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनका एक ही इमूवेबल मैंडेट था। वो मैंडेट था टीपू की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से एनाइलेट करना। और 1799 की 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू की ग्राउंड पर मौत ने सदर्न इंडिया का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हटा दिया। ओके, तो मैसूर एलिमिनेट हो गया, लेकिन मैसूर तो सिर्फ एक रीजनल पावर था। मराठास तो वर्चुअली एक एम्पायर थे। टेक्स्ट भी नोट करता है कि मुगल डिक्लाइन के बाद मराठास ही सबकॉन्टिनेंट के नेचुरल सक्सेसेस माने जाते थे। उनके पास सबसे बड़ा लैंडमास और एक हाईली एक्सपीरियंस्ड फाइटिंग फोर्स थी। तो फिर अचानक उनका पूरा मशीनरी ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? मराठास का डिक्लाइन इस बात का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे मैसिव इंटरनल डिसयूनिटी किसी भी पावरफुल एंटिटी को अंदर से खोखला कर सकती है। मटेरियल में व्हाई द मराठा इज लॉस्ट पर एक पूरा डीपली एनालिटिकल सेक्शन है। इनकी सबसे फेटल फ्लॉ थी उनका लूज पॉलिटिकल सेटअप। लूज पॉलिटिकल सेटअप मतलब वो यूनाइटेड नहीं थे। दरअसल मराठा एम्पायर एक सिंगुलर यूनिफाइड स्टेट था ही नहीं, ये एक लूज कन्फेडरेसी थी। पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले, ये 5 अलग अलग पावर सेंटर्स थे जो एक कॉमन एनिमी से लड़ने के बजाय कॉन्स्टेंटली आपस में ही सुप्रीमेसी के लिए सिविल वॉर्स लड़ते रहते थे। यहाँ वापस वही नेशनलिस्ट प्राइड और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन वाला पॉइंट कनेक्ट होता है। जब लीडरशिप आपस में ही डिवाइडेड हो तो यूनिफाइड रेजिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। बिल्कुल। और 18वीं सदी के आखिर तक आते आते शिवाजी या बाजीराव फर्स्ट जैसी विजनरी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कंप्लीटली फेड आउट हो चुकी थी।
उनकी जगह ऐसे इनेप्ट लीडर्स आ चुके थे जिनके पास इकोनॉमी स्टेबलाइज करने का कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। लेकिन सिर्फ डिसयूनिटी तो रीजन नहीं होगी, कोई टैक्टिकल फेलियर भी तो रहा होगा। सही पॉइंट उठाया। इस इंटरनल डिवीजन को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया क्योंकि एक स्पेसिफिक टैक्टिकल फेलियर के थ्रू, जो था इंफीरियर डिप्लोमेसी और एस्पियोनाज। ब्रिटिश एस्पियोनाज बेटर था। बहुत बेटर। ब्रिटिश के पास एक हाईली सोफिस्टिकेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड स्पाई नेटवर्क था। उन्हें लगातार इंटेलिजेंस मिलती रहती थी कि कौन सा मराठा चीफ कब और किस दूसरे चीफ के खिलाफ प्लॉट कर रहा है, जबकि मराठाज ने एस्पियोनाज और मॉडर्न इंटेलिजेंस गैदरिंग को पूरी तरह इग्नोर किया। इसी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एडवांटेज का इस्तेमाल करके ब्रिटिश ने 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन ऑर्केस्ट्रेट की। ट्रीटी ऑफ बसाइन को तो हिस्टोरिकली एक टेक्टोनिक शिफ्ट माना जाता है। ये डील बहुत शॉकिंग थी। बाजीराव सेकंड ने अपने ही राइवल मराठा फैक्शन यानी होलकर से डर के भागते हुए ब्रिटिश के साथ ये डील साइन कर ली थी। बेसिकली अपने राइवल को हराने के लिए एक रूलर ने फॉरेन पावर को परमानेंटली अपने लिविंग रूम में आने का राइट दे दिया। इस एक साइन से पूरी इक्वेशन बदल गई। इस ट्रीटी का स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इतना मैसिव था कि कई जगह इसने इफेक्टिवली मराठास की बैकबोन तोड़ दी। इस ट्रीटी ने डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा टेरिटोरी के हार्ट में अपने ट्रूप्स परमानेंटली स्टेशन करने का लीगल ग्राउंड दे दिया, जिसका मतलब था कि अब कंपनी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के बीच में फॉर्मली बैठी थी। हाँ, और अपनी मिलिट्री पावर किसी भी डायरेक्शन में रैपिडली प्रोजेक्ट कर सकती थी। मराठा इंडिपेंडेंस का प्रैक्टिकल एंड यहीं से शुरू हो गया था, क्योंकि उनका कोर डिसीजन मेकिंग कैपिटल अब ब्रिटिश मिलिट्री इन्फ्लुएंस के अंडर था। जब सेंट्रल और सदर्न पावर्स न्यूट्रलाइज हो गए तो नैरेटिव लॉजिकली शिफ्ट होती है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स की तरफ, और यहाँ कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के साथ साथ एक ऐसी पॉलिसी ले आई जिसे हम पेपर वर्क ऑफ कॉन्केस्ट कह सकते हैं। उनके डिप्लोमेटिक एक्शंस खुलेआम अग्रेसिव थे। सिंध का कॉन्केस्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सिंध का केस तो एक्चुअली काफी एक्सट्रीम है। टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली बताता है कि सिंध के अमीर्स ने कंपनी के खिलाफ कोई डायरेक्ट हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई थी। फिर भी गवर्नर चार्ल्स नेपियर ने फोर्सिबली सिंध को एनेक्स किया और बाद में खुद इसे एक ह्यूमेन पीस ऑफ रस्कैलिटी बताया। नेपियर का फेमस कोट टेक्स्ट में मौजूद है, जहां वो कहते हैं, आई एम सिक ऑफ योर पॉलिसी, आई विल नॉट से योर्स इज द बेस्ट बट इट इज अनडाउटेडली द शॉर्टेस्ट, दैट ऑफ द स्वॉर्ड। ये तो लीगल जस्टिफिकेशन के बिना प्योरली टेरिटोरियल ग्रीड थी। सिंध का एनेक्सेशन एक्चुअली उनके वुंडेड ईगो और स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटी का रिजल्ट था। उस वक्त फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश फोर्सेस को एक एम्बैरेसिंग और डेविस्टेटिंग डिफीट झेलनी पड़ी थी। अपना प्रेस्टीज वापस गेन करने और इंडस रिवर के रूट पर प्रीएम्प्टिव कंट्रोल लेने के लिए उन्होंने इंटेंशनली सिंध पर अग्रेशन किया। ये कंप्लीटली आर्बिट्ररी था। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही बड़ी इंडिपेंडेंट फोर्स बची थी, पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह के लीडरशिप में पंजाब के पास एक हाईली मॉडर्नाइज्ड, लार्जली फ्रेंच ट्रेन्ड आर्मी थी। तो पंजाब पर तुरंत अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रिटिश जानते थे कि जब तक रंजीत सिंह जिंदा हैं, उनसे डायरेक्ट टकराना बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बाउंड्री रिस्पेक्ट की और एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे मास्टरली इनएक्टिविटी कहा जाता है। वो बस पेशेंस के साथ वेट करते रहे, और उनका पेशेंस उनके हिसाब से पे ऑफ कर गया। जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ हुई, उनका बनाया हुआ केयरफुल बैलेंस ऑफ पावर कोलैप्स कर गया। लाहौर कोर्ट मल्टीपल फैक्शंस में डिवाइड हो गया और पूरे रीजन में अनार्की फैल गई। और वही अनार्की उन्हें एक्सक्यूज दे गई पंजाब के मैटर्स में इंटरफेयर करने का। वीक लीडरशिप और इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज ने पंजाब की पावरफुल आर्मी को डायरेक्शनलेस कर दिया। 2 ब्रूटल एंग्लो सिख वॉर्स लड़ने के बाद लॉर्ड डलहौजी, जो ब्लेटेंटली एक्सपेंशनिस्ट थे, उनके मैंडेट के अंडर पंजाब को कंप्लीटली अनेक्स कर लिया गया। इनडायरेक्ट वॉर्स के पैरेलल ही एक बहुत ही क्वाइट बट फार मोर डेडली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैप फैलाया जा रहा था। जो पेपर वर्क और डिप्लोमेसी की बात हम कर रहे थे, उसका सबसे लीथल वर्जन था लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस एक मास्टर स्ट्रोक था। इसका स्ट्रक्चर समझना काफी आई ओपनिंग है। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो ये स्टेप्स किसी मॉडर्न डे प्रोटेक्शन रैकेट के लीगल वर्जन जैसे साउंड करते हैं। प्रोटेक्शन रैकेट? वो कैसे? देखो, पहले स्टेज में कंपनी एक इंडियन स्टेट को ऑफर करती थी कि वो उनके हाईली ट्रेंड ट्रूप्स स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए भेजेंगे।
दूसरे स्टेज में ये एक जॉइंट फोर्स बनाकर ऑपरेट करते थे। तीसरे स्टेज तक आते आते कंपनी डिमांड करती थी कि एक परमानेंटली फिक्स नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स उस स्टेट में रहेंगे, पर उनका सारा खर्चा उस स्टेट के रूलर को देना होगा। और फाइनल स्टेज? फाइनल स्टेज में अगर रूलर इकोनॉमी फेल होने के कारण वो कॉस्ट पे नहीं कर पाता तो उसकी टेरिटरी डायरेक्टली कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी। ये एक प्योरली इंजीनियर्ड बैंक्रप्सी ट्रैप था। पहले गार्ड हायर करने को फोर्स किया, फिर उसकी सैलरी इतनी बढ़ा दी कि आंगन अपने नाम कर लिया। वाओ, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। ये सिर्फ इकोनॉमिक बैंक्रप्सी नहीं थी, ये फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट पैरालाइजेशन था। इस अलायंस की कंडीशंस के मुताबिक स्टेट को अपने कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को एसेंशियली एक स्पाई और हैंडलर की तरह रखना पड़ता था। और सबसे क्रूशियल क्लॉज शायद वो एक्सटर्नल रिलेशंस वाला था। एग्जैक्टली। इंडियन रूलर अपनी एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से सरेंडर कर देता था। वो रूलर किसी दूसरे इंडियन स्टेट या फ्रेंच जैसी किसी राइवल यूरोपियन पावर से इंडिपेंडेंटली नेगोशिएट कर ही नहीं सकता था। इस क्लॉज का अल्टीमेट इफेक्ट ये हुआ कि सभी मेजर स्टेट्स आपस में कंप्लीटली आइसोलेट हो गए। वो कलेक्टिवली किसी पॉइंट पे मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बना ही नहीं पाए। इट्स सिस्टमैटिक आइसोलेशन। हाँ, और जो स्टेट्स इकोनॉमिक स्टेबल होने के चलते इस सब्सिडरी अलायंस का ड्यूज दे पाते थे, उनके लिए लॉर्ड डलहौजी एक और आर्बिट्ररी नियम लेकर आए, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी तो हिंदुस्तानी कस्टम्स के बिल्कुल ही खिलाफ थी। पूरी तरह से। इस रूल सेट के हिसाब से अगर किसी इंडियन रूलर का अपना खुद का सगा मेल एयर यानी नेचुरल बेटा नहीं है, तो वो रूलर अडॉप्टेड सन को वो राज्य पास ऑन नहीं कर सकता। द स्टेट वुड सिंपली लैप्स डायरेक्टली बैक इनटू द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से एक ट्रेडिशन को इनवैलिड करके उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे मैसिव स्टेट्स को बिना एक गोली चलाए एनेक्स कर लिया। और जहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लग सकती थी, जैसे अवध में, वहां तो कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग थी। अवध तो अपना सब्सिडरी ड्यूज कंटिन्यूअसली पे कर रहा था, है ना? हाँ, पर फिर भी उस पर मिस गवर्नमेंट और मैल एडमिनिस्ट्रेशन का नया चार्ज लगाकर उसे फोर्स से एनेक्स कर लिया गया। बेसिकली मैंडेट क्लियर था, एक लीगल लूप होल ढूंढो और अगर ना मिले तो नया लूप होल इन्वेंट कर लो। यही एग्जैक्ट प्रैग्मेटिज्म और रूथलेस लीगल मैन्यूवरिंग उनका हॉलमार्क थी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रीटीज और हिस्टोरिकल शिफ्ट्स को देखकर यही एस्टैब्लिश्ड कंक्लूजन बनता है कि द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर वाज नॉट अ सिंगल इवेंट या एक लंबा एक्सीडेंट। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड मशीनरी थी जो स्पेसिफिकली 3 कंडीशंस पर फीड करती थी। 3 कंडीशंस? पहला, बंगाल की वेल्थ और उनकी आर्मी की सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड डिसिप्लिन जिसमें कोई डिलेज नहीं थे। दूसरा, उनकी लीगल और डिप्लोमेटिक कनिंगनेस जैसे सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिन्होंने मिलिट्री से ज्यादा टेरिटरीज पेपर वर्क से जीती। और तीसरा? और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन थी लोकल इंडियन लीडरशिप के बीच यूनिटी और मैक्रोविजन का एब्सोल्यूट जीरो होना। उन्होंने इफेक्टिवली सबकॉन्टिनेंट के फ्रैगमेंटेड नेचर को अपने फेवर में वेपनाइज किया। इन सभी कॉम्प्लेक्स गियर्स को एक साथ ऑब्जर्व करना सच में जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री की एक मास्टर क्लास है। एक ट्रेडिंग कंपनी का एम्पायर बन जाना एक दिन का इंसिडेंट नहीं था। पर इस पूरी विस्तृत चर्चा में एक थॉट जो लगातार दिमाग में रिवॉल्व कर रहा है, वो उस नेशनलिस्ट प्राइड और फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटीज के कंपैरिजन पर आकर रुकता है। हाँ, वो कंट्रास्ट बहुत स्ट्राइकिंग है। एक तरफ हजारों मील दूर बैठे आइलैंड नेशन के क्लर्क्स, सोल्जर्स और ऑफिसर्स के पास एक नेशनल ग्लोरी का कॉमन यूनिफाइड विजन था जिसके लिए वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे। और इस इतने बड़े रिसोर्स रिच सबकॉन्टिनेंट के पास तब इंडिया का कोई सिंगुलर आइडिया ही नहीं था। सभी किंग्स और नवाब बस अपनी इमीडिएट बाउंड्रीज और नैरो इंटरेस्ट के अंदर कैद थे। सच में अगर उस पर्सपेक्टिव से सोचें तो हिस्ट्री बिल्कुल अलग दिखती है। इस पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि अगर हिस्ट्री की टाइमलाइन थोड़ी सी अलग होती, अगर कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया वाला यूनिफाइड कॉन्सेप्ट एक सदी पहले किसी इंसिडेंट से जागृत हो गया होता, नाइज कर लेते, तो शायद पिछले 200 साल का नतीजा कुछ और ही होता। एग्जैक्टली। क्या चंद हजार मीलों दूर से ऑपरेट कर रही एक कंपनी कभी एक यूनाइटेड सबकॉन्टिनेंट के सामने फिजिकली टिक पाती? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खोलता है जो पूरी हिस्ट्री के इवेंट्स का पर्सपेक्टिव बदल देता है। एक डीप सोचने वाली बात।